हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब परिवार की तरफ से आपको सबसे पहले होली के इस पावन त्यौहार की, रंगों के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अपनी ज़िंदगी में नए रंग भरने के लिए नई ऊर्जा और उमंग के साथ लगे रहिए अपनी तैयारी में। और यदि किसी से नाराज़गी है, कोई उदासी मायूसी के रंग आपकी ज़िंदगी में छाए हुए हैं, तो उनको भुला दीजिए और नए रंगों के साथ, नए जोश के साथ तैयारी में लग जाइए। और एक सफलता का रंग जो विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, उसको अपने ज़िंदगी में भर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, हम तैयारी के लिए बात कर रहे थे हिंदी व्याकरण में। तो हिंदी व्याकरण की बात करेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों अपना सबसे पहला जो टॉपिक है, वर्ण विचार। जी हाँ दोस्तों, होली के इस पावन त्यौहार पर रंग बिरंगे विभिन्न कलरफुल रंगों के द्वारा हम अपने जीवन में रंग भरने के लिए हम आज से वर्ण विचार टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हो जाइए तैयार आप पूरे जोश एवं उमंग के साथ पढ़ने के लिए वर्ण विचार टॉपिक। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करेंगे। तो जैसे सबसे पहले वर्ण विचार, फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया, उसके बाद संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वचन, ठीक इस प्रकार से संपूर्ण हिंदी व्याकरण हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और अपनी तैयारी में ध्यान देने के लिए। देखिए दोस्तों, किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले उस भाषा का हमें सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। तो भाषा शब्द कहाँ से बना, तो ये मैं आपको बता दूं, भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ शब्द है। क्या दोस्तों? संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ शब्द है। और भाषा के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे राजभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों ये क्या है, राजभाषा क्या है, तो किसी भी राज्य का या किसी भी राष्ट्र देश का जो कार्य का, प्रशासनिक जो कार्य है वो जिस भाषा के अंदर किया जाता है उसे बोलते हैं हम राजभाषा। हमारे देश की राजभाषा दोस्तों हिंदी है। और ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। फिर बात करें अपने संपर्क भाषा की, तो संपर्क भाषा वह भाषा होती है दोस्तों जो आम लोगों की संपर्क की भाषा होती है। जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं, वो हमारी क्या होती है, संपर्क भाषा। दो लोग जिस भाषा के अंदर विचार अभिव्यक्त करते हैं उसे हम संपर्क भाषा बोलते हैं। मातृभाषा, हमारी माता की भाषा ही हमारी मातृभाषा होती है दोस्तों। जैसे नाम से स्पष्ट है, मातृभाषा। तो मातृभाषा कौन सी होगी, हमारी माता की भाषा। और माता की भाषा कौन सी होती है, जो हम बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं। राष्ट्रभाषा, किसी देश की राष्ट्रभाषा वह होती है। जैसे दोस्तों ब्रिटेन की राष्ट्रभाषा क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। उसी प्रकार अमेरिका की राष्ट्रभाषा क्या है, अंग्रेजी है। तो हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। हमारी राजभाषा है हिंदी। अब हिंदी को हम मानक भाषा के रूप में मानते हैं और बात करें आज हिंदी से ही स्टार्ट करते हैं। तो भाषा और लिपि क्या है दोस्तों, देखिए भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, बात कहना या कुछ विचार व्यक्त करना, ठीक है। अब भाषा की विशेषताओं की बात करें तो जिसके द्वारा मन के विचार अभिव्यक्त किए जाएं उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे मन में कोई विचार है और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो वो मैं आपसे जो बातें कहने के लिए या जो अपने विचार प्रकट करने के लिए जिस माध्यम को अपनाऊंगा उसे हम भाषा कहेंगे, ठीक है। वो माध्यम अनेक प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है मैं आपको लिख कर वो अपने विचार प्रकट करूँ, तो भाषा का माध्यम क्या हो गया, लिखित माध्यम हो गया। हो सकता है कि मैं अपने विचार बोल के आपसे व्यक्त करूं, तो क्या हो गया, मौखिक भाषा हो गई। और हो सकता है कि मैं संकेतों के माध्यम से आपको कुछ समझा के अपने विचार प्रकट करूं, तो वो क्या होगी, सांकेतिक भाषा होगी, ठीक है। तो भाषा प्रकट करने के कितने माध्यम हो गए दोस्तों, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपने को। फिर भाषा के दोस्तों जो मुख्य जो बात करें अपने, तो भाषा है वो विचारों के आदान प्रदान का मुख्य माध्यम क्या होती है, भाषा होती है, ठीक है। भोलानाथ तिवारी जो देखिए दोस्तों, ये हिंदी के बड़े महान विद्वान हैं। इनके अनुसार भाषा की क्या परिभाषा है, तो मानव मुख से उच्चारित यादृच्छिक, यानी कि मानव मुख से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह संरचना व्यवस्था जिसके द्वारा एक समाज विशेष के लोग अपने भावों का विनिमय करते हैं। तो सरल भाषा में समझे दोस्तों, ये जो मैंने बातें कही कि अपने विचारों का प्रकटीकरण करना और किसी दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों का आदान प्रदान करना, ये क्या कहलाता है, हमारा भाषा कहलाती है, ठीक है। तो भाषा के रूप देखें दोस्तों, तो प्राथमिक रूप से तो दो रूप होते हैं। एक तो हो गया मौखिक, मौलिक रूप से कौन से उनसे मौखिक जो उच्चारण ध्वनियों के द्वारा होता है, और द्वितीय हो गया लिखित। मुख्य रूप से दो ही प्रकार मान जाते हैं, परंतु दोस्तों एक मैंने और बताया आपको, तीसरा रूप क्या होता है, सांकेतिक भाषा भी होती है, ठीक है, संकेतों के माध्यम से। अब लिपि देखिए दोस्तों, लिपि किसे कहते हैं, अभी हमने जिक्र किया था कि लिपि
तो लिपि दोस्तों किसी भी भाषा का लिखने का जो तरीका है उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा है उसकी देवनागरी लिपि है, एक ब्राह्मणी लिपि हो गई, सांख्य लिपि हो गई, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्या होगी, ये विभिन्न प्रकार की लिपियाँ होती हैं। भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसे हम लिपि कहते हैं। तो देखिए परिभाषिक शब्दावली के रूप में किसी भाषा की समस्त ध्वनियों के लिए विशेष निश्चित किए गए लिखित प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और हिंदी की कौन सी लिपि है दोस्तों, देवनागरी लिपि है। ये बहुत बार प्रश्नों के अंदर पूछा जा चुका है। तो आपको ये शब्द क्या करना है, ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि की उत्पत्ति दोस्तों मैं बता दूं आपको ब्राह्मी लिपि से हुई है, ठीक है। बात करें हिंदी भाषा की उत्पत्ति की तो देखिए दोस्तों प्राचीन काल में क्या हुआ था, वैदिक संस्कृत चलती थी, ठीक है। जैसे हमारे वेद और वेदांगों की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा के अंदर हुई है, उनकी संरचना हिंदी भाषा के अंदर उनको अलंकृत किया गया है। उसके बाद लौकिक संस्कृत जैसे महाभारत और रामायण हमारे ग्रंथ है वो कौन सी भाषा के अंदर लिखे गए हैं, वो लौकिक संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए हैं। फिर क्रमशः बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ आए थे वो पाली भाषा के अंदर, उसके बाद प्राकृत भाषा विकसित हुई और उसके बाद अपभ्रंश भाषा, और उसी का एक रूप विकसित होकर क्या बना, हमारी हिंदी भाषा का जो वर्तमान हिंदी हमारी चल रही है, खड़ी बोली हिंदी या हिंदी के विभिन्न रूप जैसे पहाड़ी हो गया, ठीक है, खड़ी बोली हिंदी हो गया। इस प्रकार के जो विभिन्न हिंदी के रूप हैं वो भी हमारे वर्तमान में प्रचलित है। आगे पढ़ेंगे हमें इन्हें विस्तार रूप से। देखिए बात करें, अब देखिए इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझिए कि सबसे पहले क्या थी, संस्कृत थी, ठीक है। कब, 1500 ईस्वी पूर्व, यानी कि ईसा से 1500 वर्ष पूर्व, यानी कि लगभग आज से 3500 वर्ष पूर्व जो भाषा का स्वरूप वो था वो क्या था, वैदिक संस्कृत था, ठीक है। और संस्कृत के दो रूप थे, कौन कौन से, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ठीक है। कौन कौन से थे दोस्तों, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। आज से लगभग 3500 ईसा पूर्व। उसके बाद विकसित होते हुए देखिए दोस्तों भाषा है वो एक अचानक से, यानी कि एक क्षण में, एक पल में अपना स्वरूप चेंज नहीं करती है। लगभग हजारों वर्ष लग जाते हैं दोस्तों एक भाषा को दूसरी भाषा के रूप में नई या अपना नया रूप परिवर्तित करने में, ठीक है। तो उसके बाद काफ़ी समय के अंदर ये नहीं कि आज जैसे हिंदी चल रही है तो कल अचानक से कोई और भाषा आ गई, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। एक भाषा को नया रूप बदलने में या फिर भाषा के नए रूप का प्रकटीकरण होने में अनेक वर्ष लग जाते हैं। तो पहले संस्कृत, फिर उसके बाद कौन सी भाषा, जो बुद्ध के उपदेश मैंने अभी आपको बताए थे, जो बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा थी, पाली भाषा थी। इनका आप दोस्तों क्रम याद रख लीजिए, क्रम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश का नया रूप क्या हो गया, हिंदी। तो ये अपभ्रंश ना दोस्तों ये प्राकृत का ही बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है। अपभ्रंश का सामान्यतः शब्द का अर्थ क्या होता है, बिगड़ा हुआ रूप। किसी भी भाषा या किसी शब्द का, किसी अर्थ का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है, अपभ्रंश कहलाता है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जो हिंदी चल रही है उसकी उत्पत्ति कब मानी गई है दोस्तों, ये 1000 ईसा से वर्तमान तक जो हमारी भाषा चल रही है वो कौन सी भाषा है, हिंदी है। देखिए आज से 1000 वर्ष पूर्व किस भाषा का जो निर्माण हो चुका था, 1000 से 1100 वर्ष पूर्व तक हिंदी भाषा का निर्माण हो चुका था। बात करें अब हिंदी भाषा के लिए तो दोस्तों हिंदी भाषा के व्याकरण की बात करें तो व्याकरण शब्द का अर्थ यदि हम देखें तो व्याकरण है वो वी प्लस धन आ धन कर धन न से मिलकर बना है। क्या दोस्तों, वी प्लस आ प्लस कर प्लस न से शब्द से मिलकर क्या बना है, व्याकरण बना है। तो जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समझना या विश्लेषण करना, ठीक है। व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, समझना या विश्लेषण करना, ठीक है। नियम शास्त्र के अनुसार बात करें तो जिस भाषा में शिष्टजनों के द्वारा प्रयुक्त शब्दों के रूप व प्रयोग के आधार पर नियम समझाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। दोबारा सुनिए दोस्तों, जिस भाषा में शिष्टजनों के द्वारा, शिष्टजनों या अर्थात विद्वानों के द्वारा, भाषा विद्वानों के द्वारा प्रयुक्त शब्दों के रूप एवं प्रयोग के आधार पर नियम समझाए जाते हैं कि हम भाषा के किन किन रूपों का प्रयोग करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें दोस्तों हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, ठीक है। बात करें व्याकरण के, देखिए दोस्तों व्याकरण है वो 3 आधारों पर टिका हुआ। इसके मुख्यतः कितने आधार हैं, 3 हैं। तो एक तो हो गया ध्वनि विचार, या जिसे हम कहते हैं सामान्यतः क्या कहते हैं, वर्ण विचार। व्याकरणिक भाषा में हम क्या कहेंगे, वर्ण विचार। उसके बाद शब्द विचार, और अंतिम क्या है, वाक्य विचार, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, वो होती है हमारी ध्वनि। तो सबसे पहले क्या होगा, ध्वनि आएगी। और ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है दोस्तों, वर्ण कहलाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ध्वनि होगा दोस्तों। क्या होगा, ध्वनि।
और वहीं बात की जाए किसी भी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई या सबसे छोटी इकाई, सामान्यतः सीधा ही पूछ लिया जाए कि किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो होगा हमारा वर्ण। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद बात करें शब्द की, तो किसी भाषा का सबसे छोटी सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, शब्द कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाती है, शब्द। किसी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, और सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, यानी कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द है, और लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। और बात करें भावार्थ के आधार पर, यानी कि किसी भी शब्द का अकेले का कोई एक अर्थ हो सकता है, परंतु भावार्थ, किसी बात को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका भावार्थ समझना आवश्यक होता है, तो वो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। ठीक है, बात करें ध्वनि या विचार अर्थात वर्ण की, तो देखिए वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों, भाषा की लघुतम इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसे हम आगे खंडित नहीं कर सकते उच्चारण के आधार पर, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे दोस्तों मैं बात करूं, जैसे मैंने ये लिख दिया कै, तो इसका हम खंडन करके क्या बना सकते हैं, एक तो कै व्यंजन हो गया, ये धन ए स्वर। ठीक है, तो ये कै वर्ण है, इसके अंदर कै व्यंजन और कै सॉरी ए स्वर से मिलकर ये हमारा अक्षर बना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस कै का आगे हम खंडन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इस स्वर को ए को हम आगे विभाजित कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। ठीक है, मानक हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत बात करें दोस्तों, तो वर्णमाला का दो रूपों में बांटा गया है। ठीक है, दो रूपों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। बात करें स्वरों की, तो स्वर 11 होते हैं, कितने होते हैं, 11। देखिए दोस्तों एक बार मैं इसको आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। देखिए मानक देवनागरी लिपि है, जो मानक देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णों का हम वर्गीकरण देखें तो दो रूपों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। क्या, स्वर और व्यंजन। ठीक है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें स्वर और व्यंजन की, तो देखिए दोस्तों वैसे स्वर क्या होते हैं, 11 होते हैं, और व्यंजन होते हैं 33 होते हैं। स्वर 11 और व्यंजन 33, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, वर्ण हो गए 44। परंतु जो हिंदी निदेशालय का जो हिंदी निदेशालय है नई दिल्ली, उसके द्वारा 52 वर्णों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। यानी कि हिंदी के अंदर कितने वर्ण माने गए हैं, 52 वर्ण माने गए हैं। तो उसके आधार पर यदि हम देखें तो देखिए 11 तो हमारे स्वर हो गए, क्या हो गए, 11 हमारे स्वर। आपने सभी ने स्कूल में पढ़ा होगा, देखिए ए आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ, ये क्या हो गए, हमारे स्वर हो गए। जिसके अलावा यदि छोटे थे तब हम पढ़ते थे, जैसे ए आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ, उसके बाद अंग ए, ये दो पढ़ते थे दोस्तों। अब इन्हें हम स्वर के अंदर नहीं मानेंगे, क्या हो गए, अंग ए और ए को हम स्वर के अंदर नहीं मानेंगे। ये दोस्तों क्या है, अनुस्वार का रूप है। ठीक है, आधुनिक हिंदी के अंदर इनको क्या माना जाता है, अनुस्वार का रूप माना जाता है। तो स्वर हमारे शुद्ध क्या कितने हैं, 11 ही होंगे दोस्तों। ठीक है, 11 स्वर हो गए, दो हमारे क्या हो गई, अनुस्वार हो गई। उसके बाद बात करें व्यंजन की, तो देखिए दोस्तों व्यंजन की बात करें तो व्यंजन के अंदर ये देखिए ये वर्ग है एक, कै से लेकर अंग तक, ये इसका पूरा, इसको हम कै परिवार भी बोल सकते हैं, कै वर्ग भी बोल सकते हैं। ये च से य तक ये क्या हो गया, च वर्ग या च परिवार हो गया। ट से न तक ये क्या हो गया, ट वर्ग ट परिवार हो गया। त से न तक ये क्या हो गया, त परिवार या त वर्ग हो गया। वहीं पै से मैं तक क्या हो जाएगा, पै वर्ग हो जाएगा। तो देखिए बात करें व्यंजन के अंदर, तो इनको बोलते हैं हम स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्पर्श। ये पूरा पढ़ेंगे दोस्तों, अपने आगे विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार देख लीजिए आप सारणी के अंदर, कै ख ग घ ये, इसको अड़े नहीं बोलते दोस्तों, क्या नहीं बोलते, अड़े। बचपन से हमारी जो आदत पड़ी हुई ना, कै ख घ ड, अड़े नहीं है, ये क्या होगा, इसका उच्चारण होगा अंग। क्या होगा, अंग। च छ झ ये, ट ठ ढ न, त थ ध न, प फ भ मैं। और अब बात करें दोस्तों, अब आप पूछेंगे सर ये दो यहाँ पर क्यों लिखे हुए हैं, इनका उच्चारण होगा दोस्तों अड़ और अड, अड़ अड। इनको बोलते हैं उच्छिप्त या ताड़न जात। ठीक है, ये भी दोस्तों अलग से हैं, इनको हम तय वर्ग में शामिल नहीं करते, उच्छिप्त वर्ण बोलते हैं इनको, या ताड़न जात बोलते हैं। जैसे इनको एक बार उच्चारण करके देखिए दोस्तों, अड़ अड, ऐसे लगता है ना जैसे कोई थप्पड़ मार रहा है, अड़ अड, तो इनको बोलते हैं उच्छिप्त या ताड़न जात, ताड़ रहा है जैसे कोई। अंतस्थ य र लव,
अब अंतस्थ शब्द का अर्थ यहाँ पर समझे दोस्तों, अंतस्थ, अंतस्थ अर्थात आद्य स्वर के समान जो वर्ण जो व्यंजन होते हैं, ये इन्हें क्या माना गया दोस्तों, आद्य स्वर माना गया है। जब हम संधि पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि यह है वो आपके किस किस के मेल से बना है दोस्तों। तो ये दोस्तों बना है आपके ई या ई के बाद, छोटी ई या बड़ी ई के बाद यदि कोई अन्य स्वर असमान स्वर आ जाए तो उसे हम उससे क्या बनेगा, यह बनेगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो उससे क्या बनेगा, रे बनेगा। और उसी प्रकार ऊ या ऊ के बाद कोई अन्य असमान स्वर आ जाए तो उससे क्या बनेगा, वह बनेगा। ये दोस्तों हम यण संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे तो विस्तार से बात करेंगे, एक बार आप यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है। एक बार आप समझ बना लीजिए इनके ऊपर कि कौन सा वर्ण है वो किस श्रेणी के अंदर आता है। बात करें उसम की तो देखिए उसम इन्हें क्यों कहा गया है। जैसे दोस्तों ये आप एक बार बोलिए कै, बोलिए कै, बोलिए मेरे साथ साथ बोलिए कै, चे, टे, ते, पै। अब आप अपने मुंह से निकलने वाली हवा को महसूस कीजिए। जैसे आपने बोला कै, चे, टे, ते, या फिर ये बोलूँ ये, रे, ले, वे। और अब आप मेरे साथ एक बार बोलिए श, स, से, है। क्या बोलिए, श, श, है। देखिए दोस्तों इनके अनुसार जैसे ही हम स या है बोलते हैं, देखिए तीनों से एक समान नहीं है, इनका उच्चारण अलग अलग स्थानों से है, बात करेंगे अभी। तो जैसे ही हम बोलते हैं स या है क्यों, तो अपने मुंह से निकलने वाली हवा है वो थोड़ी हमें ज़्यादा गर्म महसूस हो रही है ना। तो इसे इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनको उष्म वर्ण बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, उष्म, हवा थोड़ी भारी और गर्म महसूस होती है। संयुक्त वर्णों की बात करें तो दोस्तों संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो देखिए संयुक्त वर्ण उन्हें बोलेंगे जो क्या है, एक या एक से सॉरी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं। देखिए दोस्तों अक्षय है, अब अक्षय त्रय जय जो होता है, देखिए अक्षय के अंदर ये कै फिर सह के साथ दोस्तों ए वर्ण और है, यहाँ पर क्या होगा, ए और होगा। देखिए जैसे बात करें अक्षय की तो कै के नीचे क्या है, हलंत, यानी कि सिर्फ कै वर्ण। फिर सह षटकोण वाला बोलते थे ना हम बचपन में इसको, ये मूर्धन्य से, सह षटकोण वाला आपकी भाषा में, और हिंदी की भाषा में बात करें तो मूर्धन्य से, ठीक है। उसके बाद ए वर्ण तीनों के मेल से बना है, ठीक है। क्षय का जो खंडन है वो दोस्तों किस किस रूप में है, कै, मूर्धन्य से और ए। उसी प्रकार त्रय का क्या है, तय, रे और ए, तय प्लस रे प्लस ए। या ऐसे बोलें शुद्ध हिंदी की भाषा में कि जय है, जैसे जय का क्या होगा, जय प्लस या धन ये प्लस ए, ठीक है, जय धन ये धन ए। उसी प्रकार ये जो श्रेय बात करें दोस्तों संयुक्त अक्षरों के अंदर ही शामिल करते हैं इसको, चार होंगे ये। तो ये श्रेय है कि इसका क्या होगा, तालव्य से, कौन सा होगा, तालव्य से धन रे धन ए, ठीक है। ये क्या होंगे, एक से अधिक वर्ण से मिलकर बने हैं तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, संयुक्त बोलेंगे। बात करें आगत की दोस्तों, जो दूसरी भाषा से हम हिंदी ने स्वीकार किए हैं वर्ण, उनको हम आगत वर्ण बोलते हैं, परंतु इनको हम मूल हिंदी या हिंदी मानक हिंदी व्याकरण के अंदर सम्मिलित नहीं करते। अब बात करें गिनती की, देखिए दोस्तों एक बार गिनती कर लीजिए, फिर आप बोलेंगे सर कि कहीं 44 थे कहीं 52 थे, हमारे समझ नहीं आया। देखिए एक बार आगे लिखा हुआ है, हंसने की नोट्स के माध्यम से आपको समझा देंगे, पर एक बार आप सारणी में समझ लीजिए। देखिए ये कितने हो गए, स्वर कितने हो गए, गिनी आप बताइए जल्दी से, गिन के बताइए। 11 है ना, स्वर कितने हो गए, 11, ठीक है दोस्तों, स्वर कितने हो गए, 11। उसके बाद अनुस्वार कितने हैं, 2। व्यंजन कितने, तो देखिए दोस्तों अभी आप कहोगे सर व्यंजन कैसे गिने, तो ये मैं बताता हूँ दोस्तों। सपर्श व्यंजन है वो कितने हैं, 25 है। स्वर कितने थे ऊपर अपने पास, 11 स्वर थे, प्लस जो अनुस्वार कितने, 2 अनुस्वार हो गए, ठीक है। व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने हैं, 25 हैं। अंतस्थ कितने हैं, 4 हैं। उष्म कितने हैं, 4 हैं दोस्तों। और संयुक्त अक्षर भी कितने हैं, 4 हैं। तो इनका एक बार आप जोड़ बैठा के देखिए कितने होंगे, 52 हो जाएगा दोस्तों आपके पास, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बात करें आगे अपने उच्चारण मात्रा स्वर के आधार पर। देखिए दोस्तों अब स्वर और व्यंजनों का अलग अलग जो भेद है वो हम कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिएगा। और ये जो उच्चारण स्थान के आधार पर अपने को जो वर्ण पढ़े थे वो उनका एक बार आप क्या कर लीजिएगा, दोहरान कर लीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः आपको होली के इस पावन त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं।
और अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। असली सफलता तभी है दोस्तों जब हमारी ज़िंदगी में एक नौकरी का रंग और है वो भरा जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।